गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिस्कशन कल वाली क्लास में हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। अब आज वाली क्लास से हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और जो बात मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में बोली थी वो बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये वो चैप्टर है जो कहीं ना कहीं बेस बनाएगा हमारे अगले चैप्टर्स के लिए। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये जो तीन मेन चैप्टर्स हैं हमारे, उसका बेस ही हम बना रहे हैं। जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिस्कशन कर रहे थे तो अल्टीमेटली वो रेशियोज का डिस्कशन आगे ही काम आएगा। वैसे ही अब वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है, इसका डिस्कशन भी कहीं ना कहीं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में काम आएगा। देखिए, हमने वहां पे रेशियो का डिस्कशन किस तरह से किया कि अगर सिंपली चेंज इन पीएसआर है तो रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होगा, एडमिशन हो रहा है पार्टनर का तो रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होगा, रिटायरमेंट हो रहा है तो रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होगा। इस तरह से हमने चैप्टर में डिस्कशन किया था। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इस चैप्टर में भी हम डिस्कशन वैसे ही करेंगे कि अगर एडमिशन है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, रिटायरमेंट है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर सिंपली चेंज इन पीएसआर है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो कुल मिला के गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग केसेस में हमको समझ में आना चाहिए, तभी जाके हम जब वो चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ताकि वहां पे बन जाए। खैर चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं नया, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इनफैक्ट इस चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है वो है गुडविल की वैल्यू निकालना, उसके बाद जो वैल्यू निकाली है वो क्यों निकाली है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखेंगे सेकंड पार्ट में। तो देखिए, सबसे पहले तो हम गुडविल नाम की बात करें कि इस गुडविल शब्द का मतलब क्या है। मतलब हमको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसका पार्टनरशिप के साथ कनेक्शन क्या है। क्यों हमको लास्ट ईयर गुडविल के बारे में नहीं पढ़ाया गया? जब हम कंपनीज का डिस्कशन करेंगे तब भी गुडविल का बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा। पार्टनरशिप के साथ ही गुडविल को क्यों लिंक किया गया है? गुडविल का मतलब हम जो जानते हैं, क्या ये गुडविल उस गुडविल से अलग है या फिर ये वही गुडविल है? और जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो गुडविल की वैल्यू निकालना भला कैसे पॉसिबल है? क्योंकि गुडविल तो हमारी मार्केट की रेपुटेशन है। हम सब जानते हैं कि गुडविल बोला जाता है कि जो हमारे बिजनेस की मार्केट में रेपुटेशन है। तो अब उसी के वैल्यूएशन की बात चल रही है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की बात चल रही है। तो ऐसे केस में हमारी इमेज की भला वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? और अगर हमने निकाल भी ली तो क्या गारंटी है कि वो वैल्यू सही होगी? और अगर वो वैल्यू सही भी है तो वो वैल्यू किस काम आने वाली है? ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए, तभी हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले गुडविल की मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन बढ़ती जाती है। और गुडविल एक ऐसा टर्म है जो सिर्फ बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, वो इंडिविजुअल से भी कनेक्टेड है, वो हर तरह के एंटिटीज से कनेक्टेड है। मतलब इंडिविजुअल्स की भी गुडविल होती है, बिजनेसेस की भी गुडविल होती है, प्रोफेशनल्स की भी गुडविल होती है। तो गुडविल तो किसी की भी हो सकती है, पर हम यहां पे बात कर रहे हैं गुडविल ऑफ बिजनेस, और वो भी पार्टनरशिप बिजनेस, क्योंकि हमारा मेन चैप्टर तो पार्टनरशिप है। मतलब हम यहाँ पे किसी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल की बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए, गुडविल का इन जनरल मीनिंग क्या है कि एक फर्म की या फिर एक इंडिविजुअल की या फिर एक प्रोफेशनल की मार्केट में रेपुटेशन कैसी है। लेकिन यहाँ पे जब हम इस चैप्टर में बात करेंगे गुडविल की, तो हम कुछ इस तरह से बोलेंगे, मॉनिटरी वैल्यू of reputation of a business। मतलब वैसे तो गुडविल का मीनिंग है रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस, लेकिन यहां पे हमें उसकी मॉनेटरी वैल्यू से मतलब है। तो क्या गुडविल के जो फैक्टर्स होते हैं, क्या उनमें ऐसी कोई बात है कि मॉनेटरी वैल्यू का कैलकुलेशन किया जा सके?
ध्यान से समझिएगा जो मैं बताना चाहता हूं। हम यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात कर रहे हैं, इसीलिए देखिए मीनिंग भी चेंज हो गया। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस नहीं, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। तो मॉनेटरी वैल्यू आएगी कैसे, क्योंकि गुडविल खरीदी तो जा नहीं सकती है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम गुडविल मार्केट से खरीद के लेके आए। हाँ, गुडविल खरीदी जा सकती है, लेकिन ये बात आपको अभी प्रॉपरली समझ में नहीं आएगी। कंपनी से केस में ज्यादा अच्छे से ये बात समझ में आएगी। तो आप सबसे पहले तो ये समझें कि जो गुडविल है, क्या इसके जो फैक्टर्स हैं, क्या उनमें ऐसा कोई फैक्टर है जिससे उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। गुडविल आखिर किसी फर्म की होगी तो वो क्यों होगी, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिसकी वजह से किसी फर्म की गुडविल हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और ये इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किसी फर्म की गुडविल होगी कि नहीं होगी, अगर उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है या फिर प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो फिर ऐसे केस में लॉन्ग टर्म में उस फर्म की गुडविल होगी ही होगी। देखिए, उस गुडविल की वैल्यू क्या होगी, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनकी वजह से किसी भी फर्म की रेप्यूटेशन मार्केट में बढ़ेगी, उस फर्म की गुडविल डेवलप होगी। वैल्यूएशन की बात हम बाद में करेंगे। अब देखिए, पहला फैक्टर हो गया क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा फैक्टर जो हो सकता है वो है लोकेशन ऑफ बिजनेस। मतलब ये कि जो बिजनेस है, अगर वो ऐसी किसी जगह पे है जहां पे वैसा और कोई नहीं है तो मोनोपोली बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो ये अगेन एक फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट रेपुटेशन बढ़ सकती है किसी भी फर्म की। तीसरा हो सकता है आफ्टर सेल सर्विस। चौथा हो सकता है बिहेवियर विद कंज्यूमर। तो देखिए, जितने भी फैक्टर्स हम डिस्कस करते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फैक्टर हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, मतलब जिनकी वजह से हमारी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होगी। लेकिन क्या इनको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमारी क्वालिटी की वजह से हमारी मार्केट में वैल्यू इतनी बढ़ गई? ये नहीं बोला जा सकता है। मार्केट में वैल्यू बढ़ गई है, हमारी रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, लेकिन उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कैसे करेंगे? क्योंकि हमको तो यहाँ पे वैल्यूएशन करना है गुडविल का, तो फिर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अब हम सीधे पॉइंट की बात करते हैं। अगर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा है, या फिर लोकेशन रीजन है हमारी गुडविल का, या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी हैं, या फिर हमारा बिहेवियर अच्छा है, इसका अल्टीमेटली इफेक्ट प्रॉफिट पे जरूर पड़ेगा। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो ये फैक्टर्स हैं, अगर ये गुडविल में कंट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट के थ्रू ही करेंगे। हमारी मार्केट में रेपुटेशन धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी तो हमारे प्रॉफिट भी तो इंक्रीज होते जाएंगे। और हम प्रॉफिट की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट मॉनेटरी वैल्यू है, अवेलेबल है हमारे पास, जिसके बेसिस पे हम गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इस प्रॉफिट को हमने बेस क्यों बनाया? क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं ये नॉन मॉनेटरी हैं, लेकिन इन फैक्टर्स की वजह से हमारा प्रॉफिट इफेक्ट होगा। तो हम गुडविल के वैल्यूएशन के लिए जो बेस बनाएंगे वो हमेशा प्रॉफिट को ही बनाएंगे, क्योंकि अगर हमने प्रॉफिट को बेस बना लिया तो कहीं ना कहीं सारे फैक्टर्स हम इंक्लूड कर लेंगे, और अगर कुछ फैक्टर्स इंक्लूड नहीं भी करेंगे तो उनको अदरवाइज भी इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम गुडविल के वैल्यूएशन के लिए प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है। मतलब कि प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उस फर्म की गुडविल ज्यादा होगी, सीधा कनेक्शन है। प्रॉफिट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसका रीजन क्या होगा? या तो हमारा बिहेवियर अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा नहीं होगा, या तो हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं होंगी, या हमारी लोकेशन ऐसी है कि हम प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे हैं, या फिर सब कुछ अच्छा है पर मेन जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो खराब है। तो ऐसे केस में हमारा प्रॉफिट ही नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो गुडविल भी वैल्यू नहीं हो पाएगी, मतलब गुडविल की वैल्यू भी
उतनी नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम इस चैप्टर में गुडविल का कनेक्शन कहीं ना कहीं प्रॉफिट से स्टैब्लिश करने वाले हैं। किस तरह से प्रॉफिट की वजह से गुडविल बनेगी हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और प्रॉफिट को ही बेस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके अलावा और कौन सी मॉनेटरी वैल्यू को बेस ले सकते हैं? कैपिटल को तो बेस ले नहीं सकते हैं। कैपिटल का भी यूज है लेकिन कैपिटल बेस नहीं है। हमने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है उसकी वजह से गुडविल नहीं हो सकती है। हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है गुडविल उसकी वजह से हो रही है, हो सकती है। मतलब कुल मिला के प्रॉफिट ही एक ऐसा आउटकम है जो इंडिकेट कर सकता है कि हमारी गुडविल क्या है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा ध्यान से, और अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो ये चैप्टर आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। हमने प्रॉफिट को बेस जो बनाया है उसका एक और इंपॉर्टेंट रीजन है। देखिए, जब भी कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेसेस की कि एक पार्टनरशिप फर्म में गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, तो ऐसे केस में हम देखिए यहाँ पे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ से पहले गुडविल का डिस्कशन कर रहे हैं। हमने इंट्रोडक्शन के टाइम पे गुडविल का डिस्कशन नहीं किया था। मतलब गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत जो है वो हमको रेगुलर बेसिस पे पड़ेगी ही नहीं। मार्केट में जो गुडविल हमारी बनती है वो धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे बनती है। मतलब ये है कि हमारा कंटिन्यूअस एफर्ट होगा तब हमारी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होगी, एक दिन की बात नहीं है। लेकिन अगर वैल्यूएशन के कैलकुलेशन की बात करें कि गुडविल हम कब निकाल रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम निकाल रहे हैं, ये पक्की बात है कि काफी सालों की मेहनत से वो गुडविल बनाई गई है। लेकिन हम रेगुलर बेसिस पे उसका कैलकुलेशन नहीं करते हैं, रेगुलर बेसिस पे हम अपनी गुडविल का मेजरमेंट नहीं करते हैं। तो हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम पे गुडविल का मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं, गुडविल की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, ये ध्यान से समझिएगा। अब सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों का शेयर है 50% ईच, और सी नया एडमिट हो रहा है और सी का शेयर है 20%। तो ऑब्वियसली ये ए और बी का ओल्ड रेशियो है, ओल्ड शेयर है 50% 50%। अब जैसे ही सी आएगा तो ऐसे केस में या तो ए को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या बी को या फिर दोनों को। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे केस में सपोज ए जो है वो अपना शेयर सी को दे रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है ए, तो ए का नया शेयर क्या हो जाएगा 30%, बी का 50% ही रहेगा और सी का हो जाएगा 20%। तो ऐसा करने की वजह से ए का लॉस हो गया क्योंकि ए ने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया। तो क्या यहाँ पे वो रियल सेक्रीफाइस कर रहा है कि वो अपना शेयर बेच रहा है? देखिए, वो अपना शेयर बेच रहा है। कैसे बेच रहा है? ये 20% वो सी को दे रहा है, अपना शेयर कम कर रहा है। तो क्या बदले में वो अमाउंट चार्ज करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल चार्ज करेगा। और उसका बेस है गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन हम कर ही इसीलिए रहे हैं कि आखिर ये ए जो अपना शेयर सी को बेच रहा है उसके बदले में वो पैसे कितने देगा। अब देखिए, हमने यहाँ पे गुडविल का बेस बनाया प्रॉफिट को। अब समझिएगा बात को ध्यान से, ए का नुकसान क्या है? अगर सपोज पिछले 20 सालों से फर्म है, 2000 में स्टैब्लिश हुई थी फर्म, 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, अब आज उसको 20 साल हो चुके हैं, 2020 सपोज चल रहा है और वहां पे हम गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं। तो ए का नुकसान कैसे है? ए का नुकसान ये है कि 20 सालों में जितना प्रॉफिट कमाया गया है वो तो ए और बी ने आपस में इक्वली डिवाइड कर लिया, लेकिन 21 से जितना भी प्रॉफिट कमाया जाएगा उसमें सी भी पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन बी का कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि बी ने अपना शेयर सी को नहीं बेचा है, केवल ए ने अपना शेयर सी को बेचा है। तो ऐसे केस में नुकसान तो ए को ही होने वाला है और नुकसान 1 साल नहीं होगा, कई सालों तक नुकसान होता रहेगा। लेकिन हाँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो लॉस खत्म भी हो जाएगा क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट और ज्यादा भी होगा। मतलब कहीं ना कहीं फर्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ेगा भी। लेकिन जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो इमीडिएटली उसका रिजल्ट मिलने लग जाए, ऐसा नहीं है। तो ऐसे केस में ए को ये कंफर्म पता है कि जो 20% लॉस हुआ है वो उसके 1 साल का लॉस नहीं है, हो सकता है 20-21। अब हो क्या सकता है, उसका शेयर 30% ही हो गया है, तो 20-21 में जो प्रॉफिट कमाया जाएगा 50% की जगह 30% मिलेगा। 21-22 में जो प्रॉफिट कमाया जाएगा वो भी 50% की जगह 30% मिलेगा। मतलब ये कि अब तो हमेशा प्रॉफिट उसको 50% की जगह 30% ही मिलेगा ना। तो ऐसे केस में अब वो ये डिसाइड करना चाहता है कि मैं सी से पैसे कितने चार्ज करूं। तो अब समझिएगा बात को ध्यान से, कहीं ना कहीं ए का जो लॉस हो रहा है
क्या वो लॉस ऑफ प्रॉफिट है क्या? बिल्कुल लॉस ऑफ प्रॉफिट ही तो है, बाकी सारी चीजें तो वैसी की वैसी ही हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ रहा है कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसका शेयर जो ए को मिल सकता था वो ए को ना मिलके 20% सी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही होगी कि प्रॉफिट का ही लॉस हो रहा है, इसीलिए प्रॉफिट को ही बेस बनाया जा रहा है कि हम एक काम करते हैं, अपने पिछले सालों के प्रॉफिट्स को देखते हैं और पिछले सालों के प्रॉफिट्स को देख के हम अपनी गुडविल डिसाइड कर लेते हैं। और ये गुडविल हम डिसाइड कर रहे हैं, अगर कोई इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हमारी गुडविल कैलकुलेट करेगा तो हो सकता है कुछ और आएगी। मार्केट की रेपुटेशन की एग्जैक्ट बात की जाए तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू हो नहीं सकती है। तो ऐसे केस में हम सिर्फ एक फिगर कैलकुलेट कर रहे हैं जिसको नाम दे रहे हैं गुडविल, जिसका अल्टीमेट पर्पस ये है कि हम जो ये 20% शेयर बेच रहे हैं सी को, उसके बदले में पैसे कितने चार्ज करें। अब सपोज हमने पूरा कैलकुलेशन किया, क्या कैलकुलेट किया, कैसे किया वो बाद में देखेंगे। सपोज हमने अपनी गुडविल निकाल ली, उसकी वैल्यू आ गई 1 लाख रुपए। अब ये कैसे आई ये तो हमको इस पूरे चैप्टर में सीखना ही है, लेकिन ये गुडविल की वैल्यू निकाल ली हमने, तो क्यों निकाली है वो समझ लीजिए। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आपको ये बात भी समझ में आएगी कि जो हमने बेस लिया है प्रॉफिट वो सही कैसे है। क्योंकि हमारे दिमाग में कई बार ऐसे थॉट्स आते हैं कि गुडविल के लिए हम देखो प्रॉफिट को बेस बना रहे हैं। कई बार तो अगर बिहेवियर अच्छा होता है तो कोई प्रॉफिट ना भी कमाए तो भी उसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होती है, या फिर हमको नहीं दिखता है कि वो बहुत पैसे वाला है लेकिन है वो अच्छा, उसकी रेपुटेशन अच्छी है। तो ये सारी चीजें, ये सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो हम सबसे पहले ये समझें कि ये जो गुडविल निकाली गई है, पहली बात तो ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये हमारे हिसाब से किया गया कैलकुलेशन है, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। और इस एस्टिमेटेड वैल्यू का एक डेफिनेट पर्पस है, उसी पर्पस के लिए ये वैल्यू निकाली गई है। मतलब ए जो अपना शेयर सी को बेच रहा है उस टाइम पे ए सी से पैसे कितने चार्ज करेगा, हम उसके लिए गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। मतलब 1 लाख रुपए फर्म की ओवरऑल वैल्यू है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, 1 लाख रुपए फर्म की गुडविल हमने निकाल ली, तो क्या पूरा का पूरा बिजनेस हम सी को बेच रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है, केवल 20% बिजनेस बेचा जा रहा है। अब बिजनेस क्या बेचा जा रहा है? शेयर बेचा जा रहा है। पर हम ये बोल सकते हैं कि अब आगे फ्यूचर में सी जो है वो बिजनेस का 20% ओनर है, तो कहीं ना कहीं गुडविल में भी उसका 20% शेयर हो जाएगा। ये गुडविल आज तक जो कमाई गई हमने उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल ली है, अपनी इमेज की मॉनेटरी वैल्यू निकाल ली है 1 लाख रुपए। अब इसका 20% शेयर सी का हो जाएगा, तो यहां पे इसका 20% कर लेंगे। 20,000 रुपए कुल मिला के सी पे करेगा ए को, बी को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि बी अपना शेयर बेच नहीं रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम जिसको कंटिन्यूअसली सेक्रीफाइस बोल रहे हैं, हम अगर इस तरह से समझें कि ए अपना शेयर सी को बेच रहा है तो बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आज हम वहीं पे पहुंच गए, गुडविल की वैल्यू निकाली 1 लाख रुपए, उसका 20% ए जो है वो चार्ज करेगा सी से। और अब ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रॉफिट जो बेस लिया था वो बिल्कुल ठीक लिया था, क्योंकि ए जो है नुकसान तो उसका प्रॉफिट का ही होगा। फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला है उसके बेसिस पे हमने गुडविल निकाली है, और फ्यूचर का प्रॉफिट जो होने वाला है वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट परफॉर्मेंस का ही आउटकम होगा। मतलब अगर हमारा पिछला परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसी के बेसिस पे हमारा फ्यूचर परफॉर्मेंस डिसाइड हो सकता है। मतलब एस्टिमेट करने का एक तरीका बता रहा हूं आपको, हम अपने पिछले परफॉर्मेंस को देख के अपना फ्यूचर का परफॉर्मेंस कोशिश करते हैं निकालने की, एस्टिमेट करने की, और उसी परफॉर्मेंस के बेसिस पे गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। और गुडविल का कैलकुलेशन भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये जो नया पार्टनर आ रहा है वो ए को पैसे कितने दे, सिर्फ ये डिसाइड हो पाए। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो आपको एक और बात समझ में आनी चाहिए कि हमें अपनी मार्केट में एक्चुअल रेपुटेशन जानने की कोई रीजन नहीं है हमारे पास कि हम वो जानना चाहते हैं। हम तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, उसके लिए हमने गुडविल का कैलकुलेशन किया है। हमें कोई अपना मार्केट रेपुटेशन टेस्ट नहीं करना है। और अगर ये गुडविल हमने कैलकुलेट की है तो हम अपनी बैलेंस शीट में इसको गुडविल नाम से नहीं दिखाने वाले हैं कि देखो हमने अपनी गुडविल कैलकुलेट कर ली है 1 लाख रुपए। सीधी सीधी बात है, आज एक नया पार्टनर आ रहा है, वो शेयर खरीद रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर से, तो बदले में कुछ तो पैसे देगा ना, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? तो हमने क्या किया, उसके कैलकुलेशन के लिए गुडविल का कैलकुलेशन कर लिया। मतलब गुडविल
हमने यहाँ पे जनरली कैलकुलेट नहीं की है, बहुत स्पेसिफिक पर्पस से कैलकुलेट की है। यही फंडा रिटायरमेंट में भी है। रिटायरमेंट में अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो वो अपना शेयर बाकी पार्टनर्स को बेच के जाता है, तो ऐसे केस में पैसे तो चार्ज करेगा ना, क्योंकि मेहनत तो उसकी भी लगी हुई है। अब आगे वो प्रॉफिट कमा नहीं पाएगा क्योंकि वो फर्म छोड़ रहा है, लेकिन वो कमा सकता था क्योंकि उसका शेयर था पहले फर्म में, तो वो शेयर वो जिसको भी बेच के जाएगा उसके बदले में पैसे चार्ज करेगा। तो देखिए, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि अगर आप गुडविल में गुडविल जैसा ही फील चाहते हैं तो आपको बात कभी समझ में नहीं आएगी। आप तो इसको इस तरह से ट्रीट करें कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की है ताकि ये ट्रांजैक्शन पूरा हो सके। मतलब एक पार्टनर जो अपना शेयर दूसरे पार्टनर को बेच रहा है, उसके कैलकुलेशन के लिए कोई ना कोई बेस फिगर तो चाहिए, और वो बेस फिगर डिपेंड होना चाहिए प्रॉफिट पे ही, क्योंकि अल्टीमेटली उसका लॉस ऑफ प्रॉफिट ही होगा ना फ्यूचर में। अगर वो आज अपना शेयर बेच रहा है तो फ्यूचर का प्रॉफिट वो नहीं कमा पाएगा। अगर रिटायरमेंट भी है तो ऐसे केस में अगर वो अपना शेयर यहाँ पे छोड़ के जा रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को दे के जा रहा है, तो फ्यूचर में उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो हमें जो वैल्यू डिसाइड करनी है कि ट्रांजैक्शन कितने पे हो, उसके लिए बेस तो प्रॉफिट ही होना चाहिए। बस इतनी सी बात है कि हमने उसको नाम गुडविल दे दिया है। तो ये सारी चीजें जो है देखिए कनेक्टेड हैं। मैंने आपको शुरू में सबसे पहले ये समझाया कि हम रेपुटेशन ऑफ बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम मॉनिटरी वैल्यू की बात कर रहे हैं। और मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिफाइन करने के लिए आएगा तो हमको लिखना तो वैसे ही पड़ेगा। लेकिन अब पार्टनरशिप बिजनेस की ही बात इसीलिए कर रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप में हमने कभी गुडविल की बात नहीं की क्योंकि वहां पे कोई नया पार्टनर एडमिट ही नहीं होता था, क्योंकि वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, वहां पे अकेला मालिक था। रूटीन में गुडविल के कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं होती है, ना प्रोप्राइटरशिप को, ना पार्टनरशिप को, ना कंपनी को। रूटीन में हमको कभी भी गुडविल के कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुडविल के कैलकुलेशन के लिए कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। और सबसे खास बात, ये गुडविल का वैल्यूएशन है जो हम कर रहे हैं, वैल्यू निकाल ली। अब इस गुडविल की जो वैल्यू है क्या हमको बैलेंस शीट में शो करनी पड़ेगी क्या? देखिए, अगर ये रियल गुडविल होती और हमने इसके बदले में पैसे दिए होते, ये गुडविल खरीदी गई होती, तो हम उसको डेफिनेटली अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते। लेकिन ये सिर्फ एक कैलकुलेटेड फिगर है जो हमने एक ऐसा ट्रांजैक्शन करने के लिए किया है जिसका अल्टीमेटली फर्क पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो वो प्रॉफिट शेयर करेगा आगे जाके, तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग पार्टनर का लॉस होने वाला है। इस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए हमने ये गुडविल की वैल्यू निकाली है जिसका बैलेंस शीट से कोई कनेक्शन नहीं है, जिसके बदले में हमने किसी को पैसे दिए ही नहीं है। क्या ये 1 लाख रुपए की गुडविल ए और बी ने मिलकर खरीदी थी क्या? क्या बदले में कोई पेमेंट किया था क्या? क्या ये कोई ट्रांजैक्शन है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये सिर्फ वैल्यूएशन है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि चैप्टर के नाम पे जरूर फोकस कीजिए। ये ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ वैल्यूएशन है। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, लेकिन इसके बदले में पैसे किसी को देने नहीं है। उल्टा इसको बेस बना के सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करना है, सी पैसे देगा ए को, और वो ये बोलेगा कि देखो, जो तुम्हारा शेयर मैंने खरीदा है उसके बदले में ये पैसे तुमको मिलने चाहिए, तो ये पैसे मैं तुमको ट्रांसफर कर रहा हूं। और फिर ये 1 लाख रुपए जो है आपको बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे भी कहीं नहीं दिखेगा। इनफैक्ट ये 1 लाख रुपए एक साथ आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। हमने तो ये 1 लाख रुपए इसीलिए निकाला है ताकि हम इस 20,000 तक पहुंच पाए, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो 20,000 रुपए का ही होगा। कहीं ना कहीं सी जो पैसे देगा ए को, वो 20,000 रुपए देगा, वो 1 लाख रुपए नहीं देगा। तो हमने कहीं ना कहीं प्रॉफिट को बेस बनाया, प्रॉफिट को बेस बना के गुडविल की वैल्यू निकाली। गुडविल की वैल्यू निकालने के बाद अल्टीमेटली हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाली कि आखिर ट्रांजैक्शन कितनी वैल्यू पे होगा। तो कुल मिला के ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में होने वाले जो ये शेयर ट्रांसफर होते हैं उसका सेटलमेंट कैसे किया जाए, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखिए, सेकंड टॉपिक इसी का सब टॉपिक है। फर्स्ट सब टॉपिक हो गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सेकंड सब टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने ये गुडविल कैलकुलेट कर ली, लेकिन अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, हम अपनी बुक्स में एंट्री क्या पास करेंगे? क्योंकि गुडविल हमने कैलकुलेट की है, ये कोई अपने आप में ट्रांजैक्शन तो है नहीं, किसी दूसरे के साथ हमने कोई ट्रांजैक्शन तो किया ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक पार्टनर ने अपना शेयर दूसरे पार्टनर को बेचा है और उसकी वजह से हमने ये गुडविल कैलकुलेट की है। तो इस गुडविल के कैलकुलेशन के बाद हम अपनी बुक्स में अगर एंट्री पास
पास करेंगे। तो क्या इस फुल वैल्यू की पास करेंगे? क्या नहीं करेंगे। हमें सिर्फ 20,000 रुपए की ट्रांजैक्शन वैल्यू से मतलब है, और उसकी भी एंट्री कैसे पास होगी वो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में समझने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ये चीजें क्लियर होंगी ना तो गुडविल को हम सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे। अदरवाइज हम गुडविल पढ़ क्यों रहे हैं और गुडविल यही क्यों पढ़ रहे हैं, ये कंफ्यूजन हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि हम गुडविल का जो मीनिंग आज तक समझते आए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, जिसका किसी पार्टनरशिप से स्पेसिफिक कनेक्शन नहीं है, किसी कंपनी से स्पेसिफिक कनेक्शन नहीं है। मैंने बोला ना गुडविल तो हर किसी की हो सकती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पार्टनरशिप बिजनेसेस में गुडविल की वैल्यू निकालने की बात क्यों कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसी चीज की वैल्यू जो इन जनरल नॉन मॉनिटरी है। मतलब सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है, जो हमारे कंटिन्यूअस एफर्ट्स का नतीजा है, उसको हम मॉनिटरी वैल्यू में कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी हमको ट्रांजैक्शन करना है, इसीलिए हम उस वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे पास एक ही रास्ता था, वो था प्रॉफिट। क्योंकि अगर ये फैक्टर्स भी हैं, ये फैक्टर्स भी अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही कन्वर्ट होकर हमको मॉनिटरी वैल्यू दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई मॉनिटरी फिगर है नहीं जिसको हम बेस बना के गुडविल का कैलकुलेशन कर सकें। तो देखिए इस चैप्टर को थ्योरेटिकल एंगल से देखेंगे ना, तो थ्योरेटिकली तो मैं ये बोलूंगा कि गुडविल के बारे में जो आप जानते थे वही आप कैरी करिए कि गुडविल का क्या मतलब है, गुडविल किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स के लिए गुडविल की जो रियल डेफिनेशन है ना उसको छोड़ दीजिए। आप तो ये समझिए कि गुडविल का कैलकुलेशन बेसिकली हो रहा है एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और वो ट्रांजैक्शन क्या है, एक पार्टनर अपना शेयर दूसरे पार्टनर को बेच रहा है। और यही वजह है कि गुडविल का कैलकुलेशन रूटीन में नहीं होता, क्योंकि रोज तो किसी पार्टनर का एडमिशन होता नहीं है, रोज तो किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता नहीं है। तो ऐसे केस में गुडविल जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है या फिर जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्योंकि तभी शेयर खरीदा या बेचा जाएगा। इन जनरल तो शेयर खरीदा बेचा जाएगा नहीं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। एक बार इस डिस्कशन को नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। अब देखिए जितना भी डिस्कशन अभी तक हमने आज किया है उसके बेसिस पे हम दो इंपॉर्टेंट बातें बोल सकते हैं। पहला कि इस चैप्टर को हमें दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ना है। पहला है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगी गुडविल की, उसका बेस फिगर हमेशा प्रॉफिट रहेगा। मतलब कि हम बाकी फैक्टर्स तो पता नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं गुडविल के लिए, लेकिन सारे फैक्टर्स का इफेक्ट जो है वो अल्टीमेटली प्रॉफिट पे पड़ता ही है, इसीलिए बेस फिगर हमेशा प्रॉफिट ही रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, और यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव है गुडविल का कैलकुलेशन। पूरी फर्म की गुडविल कितनी है ये पता लगा ले, फिर इस गुडविल का करेंगे क्या वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। मतलब यहाँ पे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की बात नहीं होगी, ये बातें होंगी सेकंड सब पार्ट में। मतलब यहाँ पे सिर्फ गुडविल का कैलकुलेशन होगा। गुडविल की वैल्यू पता चल जाए 2 लाख है कि 3 लाख है कि 6 लाख है कि 10 लाख रुपए है। अब उसके बाद जब हम सेकंड सब टॉपिक में जाएंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो वहां पे गुडविल का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू कैलकुलेट करना तो हमने सीख लिया। अब उस वैल्यू का करना क्या है वो डिसाइड करना है, किस पार्टी को डेबिट करना है, किस पार्टनर को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, और कैसे उनका शेयर निकाला जाएगा। ये सारी बातें करेंगे सेकंड सब टॉपिक में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। अभी फिलहाल वैल्यूएशन की बात करते हैं। कुल मिला के 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहां पे कहीं ना कहीं फोकस प्रॉफिट पे है। देन सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में भी कहीं ना कहीं जो फोकस है वो प्रॉफिट पे ही है। थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इन तीनों मेथड से आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा, तीनों मेथड से आंसर अलग अलग आएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमको तीनों अच्छे से पढ़ के जाना है। ज्यादातर क्वेश्चंस कैपिटलाइजेशन के या फिर सुपर प्रॉफिट के पूछे जाते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत इजी है और यूजफुल भी नहीं है। पहले हम इसी से शुरुआत करेंगे, पहले हम इस मेथड को समझेंगे, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं इस मेथड के। वैसे तो इस मेथड के कोई भी बेनिफिट्स नहीं है, डिसएडवांटेजेस ही हैं, मतलब ये एक अच्छी मेथड नहीं है।
लेकिन क्यों नहीं है, उसका क्या लॉजिक है, और ये दोनों मेथड्स जो है वो कंपैरेटिवली अच्छी क्यों है। इनफैक्ट कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो बेस्ट मेथड है। तो वो बेस्ट मेथड क्यों है ये भी हम समझेंगे जब हम तीनों मेथड्स डिस्कस कर चुके होंगे। तो फिलहाल हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं। देखिए, हमने पर्पस समझ लिया है कि गुडविल का जो कैलकुलेशन हो रहा है, गुडविल का जो वैल्यूएशन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन वैल्यू डिसाइड करना है। तो ऐसे केस में हमको ये मालूम है कि पार्टनरशिप में या तो कोई पार्टनर एडमिट हो रहा होगा तभी हम गुडविल निकाल रहे हैं, या तो फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होगा, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई होगी। क्योंकि गुडविल का कैलकुलेशन, गुडविल का वैल्यूएशन जनरली रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, किसी स्पेशल ओकेजन पे ही होगा, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ही होगा। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग है ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, तो उसकी बात वापस नहीं करेंगे। लेकिन ये समझ जाइए कि हम गुडविल जनरली कैलकुलेट नहीं करते हैं, किसी पार्टनर के एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम पे कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे केस में इसका जो स्पेसिफिक पर्पस है उसी के लिए हमने बेस फिगर लिया था प्रॉफिट को। तो ऐसे केस में हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो पास्ट का प्रॉफिट चाहिए या फिर फ्यूचर का प्रॉफिट चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर कोई पार्टनर एडमिट होगा तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा, जिसने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया होगा, उसको नुकसान पिछले प्रॉफिट्स का होगा या फिर आने वाले प्रॉफिट्स का होगा। जैसे सपोज ये बैलेंस शीट है फर्म की, ए और बी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उनका जनरल रिजर्व भी है, इसके अलावा भी बहुत सारे रिजर्व्स थे। अब वो एडमिट कर रहे हैं सी को। तो अभी तक जितना भी प्रॉफिट हुआ, सपोज 31 मार्च 2021 की ये बैलेंस शीट है, तो 31 मार्च 2021 तक जितना भी प्रॉफिट हुआ वो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जा चुका है। हर साल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया होगा, हर साल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, मतलब कि इनके कैपिटल बैलेंसेस जो आ रहे होंगे, सपोज ए का बैलेंस है 3 लाख रुपए और बी का बैलेंस है 2 लाख रुपए, मतलब ये 31 मार्च 2021 के इनके बैलेंसेस है, वहां तक का जितना भी प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो ऐसे केस में अगर ये सी नया पार्टनर आ रहा है और वो पहले इक्वल पार्टनर्स थे, 1:1 का रेशो था, और अब सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए जो वो ले रहा है ए से, तो ऐसे केस में ए ये नहीं बोल सकता है कि पिछला जो कमाया हुआ प्रॉफिट था उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पिछला कमाया हुआ प्रॉफिट तो कैपिटल अकाउंट में जा चुका है। अब सी अपनी कैपिटल लेके फर्म में आएगा, तो ऐसे केस में पिछला प्रॉफिट तो डिस्टर्ब नहीं होने वाला है, मतलब यहाँ पे मुद्दा है फ्यूचर प्रॉफिट का। तो ऐसे केस में अब जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालेंगे, इस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे, तो क्या इस मेथड में हमको फ्यूचर का प्रॉफिट चाहिए क्या? देखिए, फ्यूचर का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि हम फ्यूचर का प्रॉफिट एस्टिमेट कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली तो बता नहीं सकते हैं एक्यूरेसी के साथ कि कितना प्रॉफिट होगा। तो ऐसे केस में हम करेंगे क्या, हम अपने पास्ट प्रॉफिट्स को बेस बनाएंगे और एक अंदाजा लगाएंगे कि हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज जो हम कई सालों से कमा रहे हैं उतना ही हम आने वाले समय में भी कमाएंगे, और उतना ही देखा जाए तो ए का नुकसान होगा, टोटल नहीं होगा, क्योंकि ए पूरा शेयर नहीं बेच रहा है। मतलब मान के चलिए, सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2017-18 में फर्म का प्रॉफिट था 60,000 रुपए, फिर 2018-19 में फर्म का प्रॉफिट हो गया 72,000, देन 2019-20 88,000, देन 2020-21 1 लाख रुपए। कंटिन्यूअसली फर्म ने ये प्रॉफिट्स, फर्म के प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहे हैं। फिलहाल फर्म ने इतना प्रॉफिट कमाया है पिछले 4 सालों में, और देखिए 2021 का प्रॉफिट गिवन है और 2021 की बैलेंस शीट भी गिवन है, मतलब ये पिछले सालों के जो प्रॉफिट्स हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो मुद्दा इन प्रॉफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, इसीलिए हम किसी भी पर्टिकुलर एक ईयर का प्रॉफिट नहीं लेते हैं, हम इन 4 सालों का एवरेज कैलकुलेट करेंगे। मतलब 4 सालों का टोटल प्रॉफिट है 60 + 72 132, 132 + 8 140, 140 220 320, 3,20,000 रुपए।
अभी जो 3,20,000 रुपए है इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। सिंपल एवरेज हमने कैलकुलेट कर लिया। मेरे ख्याल से ये सिंपल एवरेज का कैलकुलेशन ये आपसे बन जाएगा। 320 डिवाइड बाय 4 कर लिया। डिवाइड बाय 4 इसीलिए क्योंकि 4 सालों का प्रॉफिट है, मतलब यहाँ पे मीन कैलकुलेट कर रहे हैं हम। स्टैटिस्टिक्स में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कुल मिला के 4 साल है, उनका प्रॉफिट है 3,20,000 रुपए। तो एक साल का प्रॉफिट हो गया 80,000 रुपए। हम ऑन एन एवरेज हर साल 80,000 रुपए कमाते हैं, तो फ्यूचर में भी यही एक्सपेक्टेशन है कि हम 80,000 ही कमाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 80,000 से थोड़ा ज्यादा कमाएं, मतलब कि अगर कंटिन्यूअसली फर्म ग्रो कर रही है तो इस फिगर को बेस लें, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला, हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना है, जो कि जनरली होना नहीं चाहिए, क्योंकि गुडविल जो है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसके बाद भी हम वैल्यू उसकी कैलकुलेट कर रहे हैं और बेस फिगर ले रहे हैं प्रॉफिट को। तो ये प्रॉफिट्स हैं, ये बेस फिगर आ गया 80,000, एवरेज प्रॉफिट बोल रहे हैं जिसको, क्योंकि ये मेथड ही है एवरेज प्रॉफिट। तो ऐसे केस में हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब ये 80,000 रुपए गुडविल है क्या? देखिए ये 80,000 रुपए गुडविल नहीं है, लेकिन इसी के बेसिस पे गुडविल का कैलकुलेशन करना है। अब ये गुडविल का जो कैलकुलेशन होगा, ये समझिएगा ध्यान से, यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे ईयर ऑफ परचेज से। अब ये ईयर ऑफ परचेज क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। एक डाउट सबसे पहला जो आ सकता है, जितना डिस्कशन अभी तक हुआ है, कि सर 4 सालों का प्रॉफिट ही लेना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये आपको डिसाइड नहीं करना है। क्वेश्चन में ये डिसीजन पहले से ही ले लिया गया होगा, आपको बता दिया जाएगा कि आपको कितने सालों का एवरेज प्रॉफिट लेना है। अब इसके रिगार्डिंग कोई रूल है क्या कि हमें मैक्सिमम कितने सालों का एवरेज लेना है या फिर मिनिमम कितने सालों का एवरेज लेना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये जनरली जो वैल्यूएशन है ये हम खुद नहीं करते हैं, किसी एक्सपर्ट से करवाते हैं। तो ऐसे केस में हम जो नंबर ऑफ ईयर्स लेंगे, मतलब कितने सालों का एवरेज लेंगे, ये हम नहीं, बेहतर यही है कि वो डिसाइड करेगा। वो हमसे फैक्ट्स लेगा कि आपका पिछले कई सालों से बिजनेस कैसा चला है, बिजनेस में आपने मेजर इन्वेस्टमेंट्स कब किए हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि हमें 4 सालों का एवरेज करना है या 3 सालों का एवरेज करना है या 2 सालों का एवरेज करना है या फिर 10 सालों का एवरेज करना है। क्योंकि सपोज 2017-18 में एक नई मशीन लगाई गई थी जिसकी वजह से बिजनेस एकदम से ग्रो करने लग गया, तो इससे पिछले साल तक का जो बिजनेस था उसका प्रॉफिट कम ही दिखेगा। तो ऐसे केस में उन ईयर्स को हमें इग्नोर करना चाहिए और शुरुआत करनी चाहिए 17-18 से। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि कितने सालों का एवरेज करना है। ये हर क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन होगी और आपको डिसीजन नहीं लेना है कि कितने सालों का एवरेज करना है, क्वेश्चन में बताया जाएगा, आपको उसे फॉलो करना है। अब जितने भी सालों का एवरेज करना है उतने सालों का प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। हमने उतने सालों का एवरेज कैलकुलेट कर लिया और ईयर ऑफ परचेज जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये फिगर भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब सपोज गिवन है 3 इयर्स, तो आपने 80,000 इंटू 3 कर दिया, गुडविल की वैल्यू आ गई 2,40,000 रुपए। बहुत इजीली हमने गुडविल का कैलकुलेशन कर लिया। लेकिन हाँ देखिए ये मेथड जो है इससे गुडविल का कैलकुलेशन इजीली हो जाता है, लेकिन जो ये इंटू 3 कर रहे हैं इसका लॉजिक हमको समझ में नहीं आता। इस बात को ध्यान से समझिएगा। हमने 80,000 रुपए का प्रॉफिट कैलकुलेट किया, मतलब ऑन एन एवरेज फ्यूचर में हम 80,000 रुपए तो कमाएंगे ही कमाएंगे। अब ऐसे केस में ये 80,000 पूरी फर्म का प्रॉफिट है। अब ए का शेयर जो होगा उसका भी देखा जाए तो कुछ पोर्शन उसने सी को दिया है और उतने का ही ट्रांजैक्शन होना है। मतलब ये कि इस 80,000 रुपए का एक ऐसा पोर्शन है जो ए को फ्यूचर में नहीं मिल पाएगा, और वही रीजन है कि हम गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। मतलब ये कि सी जब एडमिट हो जाएगा तो वो 1/5 शेयर के लिए एडमिट होगा, तो कहीं ना कहीं 80,000 रुपए हर साल, 80,000 का 1/5 कर लेते हैं, 16,000 रुपए। 16,000 रुपए हर साल सी जो है वो कमाएगा ऑन एन एवरेज, तो ए जो है वो कम कमा पाएगा क्योंकि ए का शेयर किसने ले लिया है? सी ने ले लिया है। तो अब ये जो 16,000 रुपए हैं वो हर साल सी ज्यादा कमा रहा है, मतलब फर्म में आने के बाद कमा रहा है, और हर साल ए जो है वो 16,000 रुपए कम कमा रहा है। तो ऐसे केस में तो फर्म तो लंबे समय तक चलती रहेगी, क्योंकि हमने 11th में पढ़ा है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल।
फर्म तो हम कभी बंद करने के ऑब्जेक्टिव से चालू करते ही नहीं है। हमारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि हमें लॉन्ग टर्म में बिजनेस को कैरी करना है। तो फिर ऐसे केस में ये जो 16,000 रुपए का हर साल नुकसान होगा ए को, वो आखिर कितने सालों तक होगा, उसको बोलते हैं हम ईयर ऑफ परचेज। यहाँ पे ईयर ऑफ परचेज 3 इयर्स है। इसका मतलब ये है कि 3 साल तक सी जब नया आया तो 3 साल तक बिजनेस में इफेक्ट पड़ता रहेगा। मतलब उसका जो रिजल्ट मिलेगा सी के आने का, वो चौथे साल से मिलेगा। चौथे साल से प्रॉफिट बढ़ना चालू होगा। तब तक क्या होगा, तब तक देखा जाए तो सी एडमिट तो हो गया है, पर वो कहीं ना कहीं ए के प्रॉफिट को ही एंजॉय करता रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो बातें मैं बता रहा हूं, ये नहीं भी समझ में आएंगी तो भी गुडविल कैसे कैलकुलेट हो गई ये तो हमको समझ में आ ही गया। सिंपल है, हमने एवरेज कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ परचेज किया, गुडविल की वैल्यू आ गई। अब ईयर ऑफ परचेज क्या है ये हमको मालूम ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम गुडविल कैलकुलेट कर ले रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको बातें समझ में नहीं आएंगी और किसी पॉइंट में आप फंस जाते हैं तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा कभी नहीं आएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए हर बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो 16,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, ए को नुकसान हो रहा है सी की वजह से, तो कहीं ना कहीं ये वो प्रॉफिट है जिसपे राइट था ए का, लेकिन सी एडमिट हो गया तो ये पैसा अब सी को मिल रहा है, ये प्रॉफिट अब सी को मिल रहा है। और 3 साल तक ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि 3 साल तक सेट होने में लगेंगे सी को, उसके बाद फर्म का प्रॉफिट बढ़ना चालू हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं सी की वजह से पूरे पार्टनर्स को बेनिफिट, बाकी पार्टनर्स को बेनिफिट मिलने लग जाएगा और फर्म और तेजी से ग्रो करने लग जाएगी। फिर जो ए को नुकसान हो रहा है ये 3 साल में जो ये नुकसान हुआ है वो नहीं होगा, क्योंकि उसका ऑटोमेटिकली शेयर बढ़ जाएगा, क्योंकि एक पर्सन और ऐड हो गया है जिसके कंट्रीब्यूशन से, क्योंकि वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो अपने एफर्ट्स भी लगाएगा, तो फर्म ग्रो करेगी, तो उसका रिजल्ट हमको देखने मिलेगा 3 साल बाद। ये हमें कैसे पता चला कि 3 साल बाद रिजल्ट देखने मिलेगा, क्योंकि ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3 साल। मतलब ये देखिए, इसको ईयर ऑफ परचेज क्यों बोला जा रहा है? ईयर ऑफ परचेज बोला जा रहा है कहीं ना कहीं नए पार्टनर के एंगल से। नया पार्टनर आया, उसने बोला मैं कैपिटल लगा रहा हूं, मुझे बिजनेस में आप एडमिशन दे दीजिए, मुझे फर्म में एडमिशन दे दीजिए। तो सी ने बोला कि मैं आपकी फर्म में कैपिटल लगाने के लिए तैयार हूं, और अगर कोई मुझे अपना शेयर देगा तो उस शेयर के बदले में जो भी होगा वो अमाउंट में देने के लिए तैयार हूं उस पर्टिकुलर पर्सन को। तो ए ने बोला देखो 80,000 रुपए हम ऑन एन एवरेज कमाते हैं, अब ये 80,000 रुपए हर साल का मेरा नुकसान होगा, क्योंकि मैं अपना शेयर तुमको दे रहा हूं। अब हर साल का 80,000 रुपए का 1/5, क्योंकि तुम्हारा शेयर 1/5 है, तो 16,000 रुपए मेरा हर साल का नुकसान होगा, और ये नुकसान मुझे 3 साल तक होगा। तो 3 सालों का टोटल देखा जाए तो तुम मुझे पे कर दो। मतलब क्योंकि उस पे तुम्हारा राइट तो है नहीं, एक प्रकार से वो प्रॉफिट तुम मुझसे परचेस कर लो, इसीलिए इसको ईयर ऑफ परचेज बोला जाता है। क्योंकि देखा जाए तो सी 3 साल जो है वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है, वो दूसरे के प्रॉफिट को एंजॉय कर रहा है, इसीलिए इसको ईयर ऑफ परचेज बोला जाता है। क्योंकि सी प्रॉफिट परचेज कर रहा है। किससे परचेज कर रहा है? ए से परचेज कर रहा है। इसी ट्रांजैक्शन को हम गुडविल भी बोल रहे हैं। मतलब देखिए, यहां पे हमने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 2,40,000 रुपए। अब इसका 1/5 कर लेते हैं, ये आ जाएगा 48,000। मतलब पहले हमने गुडविल की वैल्यू निकाली 2,40,000, 1,48,000, सॉरी 48,000 रुपए शेयर आ गया सी का, नए पार्टनर का। कुल मिला के सी जो है वो ए को 48,000 अभी दे देगा। तो ये जो 48,000 है ये कैसे आया? 16,000 हर साल का नुकसान हो रहा था, 16,000 जो ये नुकसान हर साल हो रहा है, ये नुकसान कितने साल होगा? 3 साल होगा। तो 3 सालों का प्रॉफिट ए मैं तुमसे परचेज करता हूं। मतलब ये कि ये है तो तुम्हारा प्रॉफिट, पर उसको एंजॉय करूंगा मैं, क्योंकि मेरी वजह से बेनिफिट मिलना चालू होगा 3 साल बाद। तो इन 3 सालों के प्रॉफिट पे मेरा अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार है, पर वो अधिकार मैं तुमसे खरीदता हूं, इसीलिए तुम मुझसे 48,000 रुपए ले लो। इसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये 48,000 रुपए मैं पर्सनली तुमको दे रहा हूं, लेकिन चूंकि हम दोनों पार्टनर्स हैं, इसीलिए इस 48,000 की रूटिंग फर्म से ही होगी। मेरे कैपिटल अकाउंट से पैसे हम तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में
में ट्रांसफर कर देते हैं तो 3 साल तक जो ये 16,000 रुपए तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में कम ट्रांसफर होंगे उसका कंपनसेशन मैंने तुमको दे दिया। अब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारा नुकसान हो गया, क्योंकि तुम्हारे नुकसान का ही कंपनसेशन मैं ये पे कर रहा हूं और इसी को हम गुडविल बोल रहे हैं। तो ये पूरी कहानी जो है ये बिल्कुल प्रॉपरली आपके दिमाग में जानी चाहिए, क्योंकि हम अलग अलग मेथड जरूर पढ़ेंगे लेकिन बेसिक फंडा तो यही रहेगा कि अल्टीमेटली जो नया पार्टनर है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर जिससे वो शेयर खरीद रहा है उसको कंपनसेट करने वाला है, तो उसका कैलकुलेशन हम गुडविल के थ्रू कर रहे हैं। तो हमने नाम दिया इसको 2,40,000 रुपए गुडविल, लेकिन अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, इसका 1/5 निकालेंगे आगे जाके। ये सेकंड पार्ट में आपको समझ में आएगी बात कि 2,40,000 रुपए का कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब इसका 1/5 पोर्शन कैलकुलेट किया जाएगा 48,000 और ये है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब इतना पैसा CA को दे देगा, फर्म को नहीं देगा। फर्म में तो वो कैपिटल लेके आ रहा है, ये पैसा वो पर्सनली ए को देगा। अब वो चाहे वो पर्सनली कैश में पेमेंट कर दे या फिर फर्म के थ्रू रूट करे, प्रैक्टिकली तो फर्म के थ्रू ही रूटिंग होती है, क्योंकि जब दोनों पार्टनर्स हैं फर्म में तो एक के कैपिटल अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएंगे, दूसरे के कैपिटल अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। या फिर सी क्या करेगा, 48,000 रुपए एक्स्ट्रा लेके आ जाएगा, वो सीधे सीधे ए के कैपिटल अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि प्रॉफिट का क्या रोल है। अब जो मैंने आपको यहाँ पे बात बोली थी कि 80,000 रुपए हम ऑन एन एवरेज कमाने वाले हैं, क्या हर साल 80,000 ही आगे भी कमाते, क्योंकि फर्म तो यहाँ पे ग्रो कर रही है ऐसा दिख रहा है, तो हो सकता है हम 1 लाख से भी ज्यादा कमाते। तो अगर इस तरह का कोई इंडिकेशन है जो कि इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि 60 से 72 हुआ, 72 से 88 हुआ, 88 से 1 लाख हुआ, तो ऐसे वो और आगे बढ़ जाता, तो हम यहाँ पे परसेंटेज भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये भी एक्सपर्ट डिसाइड करेगा कि ये जो फर्म है ये ग्रो कर रही है तो किस रेट से ग्रो कर रही है। अगर 10% के रेट से ग्रो कर रही है या फिर 15% के रेट से ग्रो कर रही है तो हम उतना ग्रोथ रेट यहाँ पे ऐड कर लेंगे। मतलब ये कि 80,000 रुपए तो हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 4 इयर्स। उसके बाद हमने 15% इसमें और ऐड कर दिया, सपोज 15% ग्रोथ रेट है, ये ग्रोथ रेट भी आपको क्वेश्चन में ही दिया जाएगा। अब सपोज 15% है तो 80,000 का 15% 12,000 रुपए हो गया, मतलब 92,000 रुपीज का फर्म का प्रॉफिट फ्यूचर में होने वाला है। इसको बोला जाता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये टर्म आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी बुक्स में ये टर्म दिखता नहीं है, लेकिन आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो ये टर्म आपको दिखेगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। हम कितना प्रॉफिट फ्यूचर में मेंटेन करने के कैपेबल हैं, तो ये वो प्रॉफिट है 92,000 जो हम फ्यूचर में मेंटेन करने के कैपेबल हैं। और कहीं ना कहीं यही वो बेस फिगर है जिसके बेसिस पे गुडविल का कैलकुलेशन होना है, क्योंकि 1 लाख ये जो 80,000 रुपए पहले निकल रहा था ये तो हम पहले कमाया करते थे, लेकिन अब भविष्य की बात करें तो ऑन एन एवरेज 92,000 तो हम कमाएंगे ही कमाएंगे। तो ये गुडविल की पूरी कहानी है। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से मैंने आपको मेथड फर्स्ट समझा दी है, पहले इसके कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड की भी बात करेंगे, कैपिटलाइजेशन की भी बात करेंगे। लेकिन हम इन तीनों मेथड्स की स्पेसिफिकली बात करें उससे पहले जनरल बात हमको समझ में आनी चाहिए कि गुडविल जो है वो हमेशा फर्म की कैलकुलेट होती है और हमेशा बिजनेस की कैलकुलेट होती है, जितना भी कोर्स हमारे कोर्स में है बातें। तो ऐसे केस में आपको एक चीज क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि अगर हमने किसी और तरीके से पैसे कमाए हैं या फिर अगर हमारा कोई ऐसा नुकसान हो गया है जो जनरली नहीं होता है, तो हमें उन चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। यही सबसे मेन रीजन है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमको टेक्निकल लग सकता है। वैसे तो ये जो चैप्टर है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर डिफिकल्टी कहीं पे है तो वो उसी पॉइंट पे है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। चाहे कोई भी मेथड हो, हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होगी कि हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं गुडविल की, और गुडविल होती है बिजनेस की। मतलब ये सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी कहीं पे एफडी है, अब एफडी पे आपको बैंक ब्याज दे रही है, मतलब हर साल इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, तो वो गुडविल की वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि बैंक में अगर कोई भी एफडी करेगा तो इंटरेस्ट इनकम तो होगी ही होगी। मतलब ये कि अगर हमारे इन प्रॉफिट्स में कुछ ऐसी इनकम्स शामिल हो गई हैं जो हम
अदरवाइज भी कमा सकते हैं, जिसका गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो उन इनकम्स को बाहर कर देना चाहिए। मतलब ये कि सपोज आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है कि 2020-21 में 1 लाख रुपए हमने कमाए हैं, लेकिन इस साल हमने एक प्लॉट बेचा था, उस पे हमको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये जो 10,000 रुपए का प्रॉफिट 20-21 में हुआ है, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट तो हो गया होगा, लेकिन गुडविल के कैलकुलेशन के लिए इस प्रॉफिट को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हर साल तो हम प्लॉट बेचेंगे नहीं। मतलब अगर हमारी बिजनेस इनकम देखी जाए तो 90,000 ही हुई, क्योंकि ये तो हमारा नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। इस नेट प्रॉफिट में सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम्स का एडजस्टमेंट कर दिया गया होगा, तो ऐसी इनकम्स भी ऐड हो चुकी हैं जो रेगुलर बेसिस पे हम नहीं कमाने वाले हैं, जो हमारी बिजनेस इनकम्स नहीं है। मतलब ये कि अगर हमने प्लॉट बेच के पैसे कमाए हैं तो ये हमारी बिजनेस इनकम नहीं है, और हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है बिजनेस की। अब ये जो 10,000 रुपए हैं वो हमें यहाँ पे रिवर्स करने पड़ेंगे। ये रिवर्सल जो है ये स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। क्यों डिफिकल्ट लगता है? क्योंकि एक प्रॉफिट का फिगर जो हम हमेशा ऐड करते आए हैं, अब वो हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि वो हमारा बिजनेस रिलेटेड प्रॉफिट नहीं है और वो फ्यूचर में नहीं होने वाला है, इसीलिए उस प्रॉफिट को बाहर करके हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। और ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, न जाने कितने एडजस्टमेंट्स यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पे जब एडजस्टमेंट्स की बात की जाती है तो फ्यूचर में ऐसी इनकम्स, पास्ट में कुछ ऐसी इनकम्स हो गई हैं जो फ्यूचर में नहीं होने वाली हैं, उनको भी हटाया जाएगा। पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो गए हैं जो फ्यूचर में नहीं होने वाले हैं, उनको भी रिवर्स किया जाएगा। फ्यूचर में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होने वाले हैं जो अभी तक नहीं हुए थे, उनको कंसिडर करना पड़ेगा। फ्यूचर में कुछ ऐसी इनकम्स होने वाली हैं जिसके लिए हमने अभी अभी नया नया प्रोजेक्ट लगाया था, उस इनकम को भी कंसिडर करना पड़ेगा। पिछले सालों में अगर कोई गलती हो गई है हमसे, उस गलती को भी सुधारना पड़ेगा। मतलब ये कि हम इन मेथड्स की बात करें उससे पहले हमारे प्रॉफिट को एडजस्ट करके सही सही प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब ये कि हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए प्रॉफिट को बेस बनाते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट जो है ये नेट प्रॉफिट नहीं है। ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए? एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट। एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट होना चाहिए। इस एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट पे गुडविल का कैलकुलेशन होना चाहिए। मैं इसको एडजस्टेड क्यों बोल रहा हूं और मैं इसको बिजनेस प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूं, ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। एडजस्टेड इसीलिए क्योंकि फ्यूचर के कुछ एडजस्टमेंट्स और पास्ट के कुछ रिवर्सल्स हमने किए होंगे। पास्ट के रिवर्सल्स इसीलिए क्योंकि वो फ्यूचर में नहीं होंगे, और फ्यूचर के एडजस्टमेंट्स इसीलिए क्योंकि वो पास्ट में नहीं हुए थे लेकिन वो फ्यूचर में होने वाले हैं, इसीलिए एडजस्टेड। बिजनेस प्रॉफिट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जो बिजनेस के अलावा इनकम हो रही है या फिर बिजनेस के अलावा कोई लॉस हो रहा है, सपोज लिखा हुआ है कि 2018-19 में 72,000 का प्रॉफिट है, लेकिन इस साल आग लगने की वजह से 7,000 रुपए का नुकसान हो गया था। तो ऐसे केस में अगर वो आग नहीं लगती, क्योंकि वो हर साल तो आग लगेगी नहीं, तो उस साल में अगर आग नहीं लगी होती तो वो 7,000 रुपए का नुकसान हमारा नहीं होता। तो उस 7,000 रुपए के नुकसान को भी रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब ये कि हमें बिजनेस के अलावा जो कोई एक्सपेंस हो जा रहा है जो जनरली नहीं होता है, या फिर अगर कोई इनकम हो जा रही है जो जनरली नहीं होती है, उन दोनों का रिवर्सल करना पड़ेगा ताकि हम डायरेक्ट पहुंच जाएं अपने बिजनेस प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे सर कुछ इस तरह से क्यों नहीं किया जाता है कि हमें सारे ट्रेडिंग P&L के आइटम दे दिए जाएं, हम खुद ही बिजनेस प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो देखिए अगर ऐसा करने लग जाएंगे तो 17-18 का भी मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, 17-18 का बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए 18-19 की भी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, 19-20 की भी चाहिए। मतलब चारों सालों की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो मैं एक एक चीज पे वर्क करके ये निकाल लूंगा कि कौन सी चीज बिजनेस रिलेटेड है, कौन सी चीज नहीं है। उससे अच्छा ये है कि मुझे चारों सालों का नेट प्रॉफिट दे दिया गया है, ये हमने नेट कमाया है। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें रिवर्सल्स दे दिए जाएंगे, एडजस्टमेंट्स दे दिए जाएंगे कि देखो ये एडजस्टमेंट्स है, ये खास बातें हुई हैं, इस साल में ये खास बात हुई है, लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर। 2019-20 में प्लॉट बेचा था उसकी इनकम हो गई है,
2020-21 में एफडी की इनकम हो गई है। तो ये स्पेशल बातें हैं, हमने आपको ये बता दी हैं, इनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट कर लीजिए मतलब प्लस करना है तो करिए, माइनस करना है तो करिए, और जिस साल में आपको सही लग रहा है उस साल में करिए। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट्स पर, और एक बार एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट हमने निकाल लिया तो हम बहुत इजीली गुडविल का कैलकुलेशन कर पाएंगे, चाहे फिर वो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, सुपर प्रॉफिट मेथड हो, या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड हो। तो मेरी ये बातें मेरे ख्याल से समझ में आ रही होंगी आपको। जितना भी डिस्कशन हमने आज वाली क्लास में किया है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, पूरा कैरी करना पड़ेगा जब तक हम तीनों मेथड्स सीख नहीं जाते हैं। खैर चलिए इस डिस्कशन को नोट कर लीजिए, फिर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। अब देखिए गुडविल का बेसिक डिस्कशन आज वाली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये बातें जो हमने आज वाली क्लास में की हैं ये अगर आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आई हैं तो अगर आपको 4 बार ये वीडियो देखना पड़े तो आप 4 बार देखिएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये चीजें आपसे प्रॉपरली नहीं बन रही हैं और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको आने वाले 3 चैप्टर्स में प्रॉब्लम जाने वाली है। एडमिशन में भी गुडविल का एडजस्टमेंट सबसे ट्रिकी होता है, रिटायरमेंट में भी ट्रिकी होता है, और डेथ वाले चैप्टर में भी ट्रिकी होता है। मतलब गुडविल का एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसका बेस तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बेस वीक रह जाएगा तो तीनों चैप्टर्स में हमको प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को भले आप 2 से 3 बार और देखिए, लेकिन यहां तक का डिस्कशन आपको प्रॉपरली समझ में आना ही चाहिए। और वैसे भी हमने कोई स्पेसिफिक मेथड स्टार्ट नहीं की है, तो नेक्स्ट क्लास से हम स्पेसिफिक मेथड की बात करेंगे और गुडविल का ये जो कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं इसका डिस्कशन और आगे बढ़ाएंगे। आज वाली क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।